हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेंगे, क्योंकि पेपर 2 के आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो आए हुए क्वेश्चन है, यानी हम लोग जो है प्रीवियस के सेट कर रहे हैं। बाकी कंटेंट की क्लासेस आपको बहुत जल्द मिलने वाली हैं, तो आप लोग मेरे साथ डेली 3 बजे और 5 बजे की क्लास में जो है ज्वाइन हो सकते हो। क्योंकि पहले हम लोग थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, एटलीस्ट ये समझ में आए कि हाँ पेपर कैसा पूछा जा रहा है, क्या लेवल है, उसके जो है अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो है हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हम लोगों ने ईवीएस पैडागोजी के क्वेश्चन किए थे, तो अगर आपने कल की क्लास ज्वाइन नहीं की हुई थी तो कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। और वहीं पर 5 बजे की क्लास में हम लोग एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, तो उसकी भी क्लास आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, चैप्टर वाइज भी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिलती है। एंड आपको सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है कहा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है इज ऑन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल, यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का जो एग्जाम्पल कौन सा है या फिर उदाहरण कौन है। तो सबसे पहले जो है फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल समझते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है और दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है कि जो आपकी जो बड़ी मसल्स का विकास होता है, जैसे पैरों की मसल्स का विकास हुआ, हाथों की मसल्स का विकास है। लेकिन वहीं पर फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है, यानी जो फाइन मोटर स्किल है इसका मतलब होता है जैसे आँखों की मसल्स का विकास, फिंगर पे जोर आना, छोटी छोटी मसल्स का जो विकास होता है वो आपका हो जाता है फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत चला जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो है फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल क्या है। तो पहला है रनिंग करना, यानी आप दौड़ रहे हो तो इसमें जो है छोटी मसल्स का विकास हो रहा है या फिर बड़ी मसल्स का। या फिर जो है नदी में तैरना, यानी आप स्विमिंग कर रहे हो। या फिर जो है फुटबॉल को लात मारना, यानी किक कर रहे हो फुटबॉल को। या फिर दो जो है धागे में मोती पिरोना। तो इसमें जो है कौन सी मसल का विकास हो रहा है वो अब अगर आप समझ गए होंगे तो आप आंसर कर लोगे। देखिए, सड़क पर दौड़ना, इसमें क्या है, बड़ी मसल्स का विकास है, जैसे पैरों की मसल्स का विकास हो रहा है, तो ये आपका जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत। ठीक है। नदी में तैरना, जब आप नदी में स्विमिंग करते हो तो हाथ और पैरों का प्रयोग हो रहा होता है, तो वहाँ पर भी बड़ी मसल्स का विकास होता है। फुटबॉल को जो है लात मार रहे हो, यानी पैर मार रहे हो, किक कर रहे हो, तो इसमें भी बड़ी मसल्स का विकास है, क्योंकि आप पैरों से मार रहे हो। ठीक है। लेकिन वहीं पर धागे में जो मोती पिरोना है, इसमें क्या है, आपकी आँखों की मसल्स का, यानी आँखों का बिल्कुल जो है एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होना। ठीक है। और साथ में फिंगर का प्रयोग कर रहे हो, तो इसमें क्या है, छोटी मसल्स का प्रयोग कर रहे हो, जैसे सिलाई करना हो गया, लिखना हो गया, धागे में मोती पिरोना हो गया। ये क्या है, फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत जाएंगी, जिसमें आपके आँखों का प्रयोग हो रहा है, बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ रहा है, यानी आँखों की मसल्स का विकास हो रहा है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी फाइन मोटर स्किल पूछता है तो कभी कभी ग्रॉस मोटर स्किल पूछ सकता है, इन दोनों में से कोई एक जरूर आता है। बाकी क्या है, एग्जाम्पल जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल के हैं, लेकिन फोर्थ एग्जाम्पल आपका फाइन मोटर स्किल का ही था। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो है कहा गया है कि सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है सुगेस्टेड दैट जो है डेवलपमेंट प्रोग्रेस फॉर जो है फॉर्म। तो इसमें जो है कहा गया कि जो आपका सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल है, यानी कि जो है शीर्षगामी सिद्धांत है, अनुदेशित करता है कि विकास। तो सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल के अंतर्गत क्या आएगा, ये जो है आपको बताना था। तो सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिर से पैर की ओर, यानी हेड टू टो, यानी कि सिर से पैर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है वो आपका आता है सेफेलोकॉर्डल, यानी बच्चा पहला अपना सर संभालता है। ठीक है। फिर क्या है, वो बैठना सीख रहा होता है, फिर जो है वो खड़े होना, फिर वो चलना, फिर दौड़ना, यानी सिर से पैर की तरफ वो उसका जो है डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन वहीं पर पहले बच्चा जो है, बच्चे का जो है गर्दन, यानी वो सॉरी हार्ट जो है डेवलप हुआ, यानी धड़कने आई, फिर कंधों पर जोर आया, फिर उसके फिंगर्स पे जोर आया। ये क्या हो गया, केंद्र से बाहर की ओर हो गया डेवलपमेंट। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा।
तो ये जो आपका है यानी कि जो है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल है, इसका मतलब होता है सिर से पाँव की ओर जाना। यानी पहले बच्चे ने, आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले ये तो नहीं वो अपनी गर्दन संभालना ना सीखे, वो चलना सीख जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले वो अपनी गर्दन संभालना सीखता है, फिर उसके जो है कंधों पर जोर आ रहा होता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर जो है धीरे धीरे घिसड़ के चलता है, फिर क्या है वो खड़े होना सीखता है, उसके बाद वो चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। ठीक है, तो ये सिर से पैर की तरफ जो है डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल का मतलब है सिर से पैर की ओर जाना। लेकिन यहीं पर प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होता है, तो उसका मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी क्या है कि जटिल से सरल की ओर, ये आपका नहीं होगा। विशिष्ट से सामान्य, ये भी नहीं होगा। बाह्य से केंद्र की ओर हो सकता था अगर यहाँ पर प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होता तो। ठीक है, बट यहाँ पर पूछा है सेफेलोकॉर्डल यानी सिर से पैर की ओर, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं 30 पे। 30 में कहा गया है कि आपका बच्चों में सामाजिकरण की प्रथम संस्था, यानी कि आपका पूछा है प्राइमरी एजेंसी और जो है सेकेंडरी एजेंसी कौन सी है। तो फर्स्ट एजेंसी एंड सेकंड एजेंसी क्या है, ये जो है आपको बताना है। तो पहला हो जाएगा यानी एकदम नज़दीकी आस पड़ोस या फिर जनसंचार माध्यम, या फिर मुद्रित जो है माध्यम, या फिर विद्यालय, या फिर कानून। तो देखिए विद्यालय आपका सेकेंडरी में जाएगा, फर्स्ट में नहीं आएगा, क्योंकि जो है विद्यालय बच्चा कब जाता है, सेकेंड में। ये नहीं कि बच्चा सबसे पहले उसका जन्म हुआ और विद्यालय जाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बच्चे का जन्म परिवार में होता है, वो परिवार के लोगों के पहले संपर्क में आता है, फिर आस पास के लोगों के संपर्क में आता है, फिर धीरे धीरे उसके दोस्त बनते हैं, फिर वो विद्यालय जाना शुरू करता है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। कानून, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि एकदम नज़दीकी यानी आस पड़ोस, नेबरहुड को जो है आप फर्स्ट एजेंसी में ऐड कर सकते हो अगर फैमिली नहीं दिया गया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर फैमिली दिया है, नेबरहुड दिया है, दोनों अलग अलग हैं। पहली बात तो ऐसा करते ही नहीं है, सीटेड में ऐसा होता नहीं है। बट अगर ऐसा हो गया तो आप फैमिली के साथ, वो फैमिली के साथ ही जाइएगा। लेकिन अगर फैमिली और नेबरहुड दोनों दिए हैं तो दोनों ऐसा देता नहीं है, बट अगर देता है तो आप फैमिली के ही साथ जाइएगा। और अगर फैमिली नहीं है, नेबरहुड दिया है, तो आप फर्स्ट एजेंसी में नेबरहुड को लगा सकते हो, यानी आस पड़ोस के लोगों को लगा सकते हो ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट एजेंसी में ही आते हैं। बाकी जनसंचार माध्यम आपका सेकंड एजेंसी हो जाएगा, तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी क्या है, ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, नेबरहुड भी आपका फर्स्ट एजेंसी में ही आता है। अगर फैमिली के साथ दिया है तो भी आपका फर्स्ट एजेंसी में चला जाएगा, बट अगर फैमिली के साथ नहीं भी दिया है, ओनली फ्रेश अलग लिखा हुआ है, और अगर फैमिली नहीं दिया है तो आप इसके साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका एक नंबर कहीं भी नहीं जाएगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का चिंतन जो है वैज्ञानिक हो जाता है। यानी कौन सी स्टेज में जो है बच्चे का चिंतन जो है वैज्ञानिक हो जाता है, यानी कि वो कल्पनाएं करना शुरू कर देता है, जो उसके सामने वस्तुएं नहीं हैं वो उनके बारे में भी सोचना समझना स्टार्ट कर देता है। तो संवेदी गामक, ये आपका सेंसरी मोटर स्टेज, तो ये इसकी उम्र होती है 0 से 2 वर्ष। पूर्व सक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है 7 से 11 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है 11 से 15 वर्ष। अब 15 वर्ष की उम्र में बच्चा, यानी 11 से 15 वर्ष की उम्र में बच्चा जो है, जो वस्तुएं उसके सामने नहीं भी हैं, सपोज दैट जैसे कि उसने आगरा यानी ताजमहल उसने देख लिया, अब वो ताजमहल के बारे में घर में बैठकर जो है कल्पनाएं कर सकता है, इमेजिन कर सकता है कि हाँ वो कैसा बना हुआ होगा, कैसे जो उसको पेंट किया गया, कैसा लग रहा होगा, मतलब वो उसके बारे में कल्पनाएं कर सकता है। तो 11 वर्ष की उम्र, 11 से लेके 15 वर्ष की उम्र में बच्चा जो है कल्पनाएं करना स्टार्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। बाकी सेंसरी यानी 0 से 2 वर्ष की उम्र में बच्चा कल्पनाएं करना नहीं सीखता है, बल्कि अपने सेंस का प्रयोग करके वो सीख रहा होता है। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो है 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें कहा गया कि जीन पियाजे ने जो है अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है। यानी कि जीन पियाजे ने जो है अधिगम की प्रक्रिया में जो है किसे महत्व दिया है, ये बताना है। तो जैविक परिपक्वता है, या फिर अध्यापक का व्यक्तित्व है, या फिर पुरस्कार और दंड, तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने पुरस्कार और दंड को जो है अपनी थ्योरी में एक्सेप्ट नहीं किया है।
निजी वाक ये आपका वाइगोस्की हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो है प्राइवेट स्पीच को अपनी थ्योरी में ऐड किया है, उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। अध्यापक का व्यक्तित्व ये भी नहीं होगा, आंसर आपका हो जाएगा जैविक परिपक्वता, यानी इन्होंने जो है हेरिडिटी को जो है महत्वपूर्ण माना है। तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जीन पियाजे ने क्या है स्टेजों में डिवाइड किया, और इनका मानना ये था कि बच्चा इस उम्र में जब इस स्टेज पे जाएगा तो उसका इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चे का डेवलपमेंट स्टेजों में डिवाइड कर दिया, स्तरों में बांट दिया, तो आपके जीन पियाजे हैं और कोहल बर्ग हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 6 पे। इसमें कहा है कि आयरन जो है अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। इस समय आयरन जो है नैतिक तर्कता के किस स्तर पर है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? पहला है पूर्व परंपरागत, या फिर परंपरागत, या फिर उत्तर परंपरागत, या फिर अमूर्त परंपरागत। तो परंपरागत जो अवस्था है, यानी कि जो है आपका कन्वेंशनल स्टेज जो है, तो इसमें आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सेकंड ऑप्शन, यानी कन्वेंशनल स्टेज पर बच्चा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि बच्चा दूसरी स्टेज पर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है पहली स्टेज पे क्या होता है, गुड गर्ल एंड गुड बॉय वाला रहता है, टेट फॉर टेट रहता है, ठीक है। तो आंसर इसमें जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो है बच्चा सज़ा और पनिशमेंट के लिए अच्छा व्यवहार कर रहा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 7 पे। 7 में कहा गया है कि जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं तब उन्हें मदद देने का प्रभावशाली तरीका कौन सा होगा? यानी कि अगर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पर वो फंस गए हैं, अटक गए हैं या फिर भूल गए हैं, तो आप उनको कैसे हेल्प करोगे? पहला है प्रत्यक्ष रूप से जो है उत्तर बता दोगे, यानी डायरेक्ट जाके आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, या फिर जो है गलत उत्तर के लिए दंड दोगे, यानी उनको पनिशमेंट दोगे, या फिर आंशिक रूप से हल या फिर समाधान प्रस्तुत करना, या फिर अप्रासंगिक सूत्रों जो है सूचनाओं द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना। यानी बच्चा ऑलरेडी पहले से अटका हुआ है, आप उसको और जो है जटिल कर रहे हो कि जिससे वो और कन्फ्यूजन हो जाए और वो ना कर पाए। तो ऐसा तो आपको नहीं करना। प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जाके आप क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दोगे, उसके लिए पनिशमेंट आपको देना नहीं है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन कि आंशिक रूप से हल, यानी कि आप उसको हाफ सॉल्व क्वेश्चन दोगे, संकेत को दोगे, जहाँ पे वो अटक रहा है वहाँ पर उसकी हेल्प कर दोगे, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आप जो है उसको और जटिल नहीं बनाओगे। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें जो है कहा गया है कि विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को जो है समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोस्की ने किसकी अनुशंसा की है? यानी कि संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, तो व्याख्यात्मक शिक्षण है, या फिर उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन है, या फिर निष्क्रिय अनुसरण, या समर्थित अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें आपका आंसर होगा 4 ऑप्शन, यानी समर्थित जो है अधिगम हो जाएगा। इसको इन्होंने जो है इसकी अनुशंसा की है। आंसर आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो वाइगोस्की हैं इनका मानना है कि ग्रुप लर्निंग होनी चाहिए, बच्चा समूह में सीखे, एक दूसरे की मदद करके सीखे, तो उनमें सहयोग की भी भावना डेवलप होगी, और साथ ही साथ वो बेहतर सीखेंगे। और जो बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा या ग्रुप में सीखेगा तो वो बेहतर सीखेगा और लॉन्ग टाइम चलेगा भी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होती है उसके बारे में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो पहला है विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय भागीदारी मानी जो है मानती है, या फिर अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक जो है प्रमुख स्रोत मानती है, या फिर विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहण करता, ये नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक को ज्ञान सृजित की जो है प्रक्रिया में असंगत मानती है, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन कि विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय भागीदारी मानती है, ठीक है। आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव क्लासरूम का मतलब ही होता है कि बच्चा उसमें एक्टिव होगा और बच्चा जो है 100% अपना पार्टिसिपेट कर रहा होगा, और साथ ही टीचर भी उसमें इंक्लूड होगा, और एक दूसरे दोनों क्या है एक्टिविटी करके एक दूसरे की मदद करके लर्निंग कर रहे होंगे। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा।
और साथ ही बच्चे की नीड के अनुसार आप उसकी हेल्प भी कर पा रहे होगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 10, इसमें जो है कहा गया है कि आसिमा दूसरे की जो है मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्त्री योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय है। यानी कि वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ पा रही है कि सामने वाला आखिर परेशान है तो क्यों परेशान है, क्या उसको प्रॉब्लम है, आखिर वो खुश है तो क्यों खुश है, यानी सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो जो है समझ पा रही है। मनोदशा यानी स्थित कंडीशन जो है वो समझ पा रही है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आसिमा जो है उसके में जो है आसिमा में कौन सी बुद्धि है ये जो है आपको बताना है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है 8 प्रकार की बुद्धि बताई है और आपको क्या करना है, ओनली 8 प्रकार की ही बुद्धि पढ़ना है, क्योंकि सीटेड में 8 प्रकार की ही बुद्धि पूछी जाती है। यानी इसमें से कोई एक बुद्धि के बारे में आपसे पूछ लेगा कि कौन सी बुद्धि पाई जा रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है हार्वर्ड गार्डनर से भी, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। इस पर भी हम लोग जो है थ्योरी डिस्कस करेंगे बहुत जल्द, तो आप लोग बने रहिएगा। अब बात करते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है या फिर प्राकृतिकवादी बुद्धि है, संगीतीय या फिर तर्कीय गणितीय बुद्धि है। तो तर्कीय गणितीय बुद्धि किसमें होती है, जो मैथ वगैरह साइंस वगैरह टीचर होते हैं, तो ये कहना गलत होगा। म्यूजिक की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई प्राकृतिक की भी बात नहीं होती कि उसको पेड़ पौधे लगाना पसंद है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को अच्छे से समझ पा रही है। यानी कि जो आसिमा है उसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट है, यानी इंटरपर्सनल जो बुद्धि है वो उसमें पाई जा रही है, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ पा रही है। ठीक है, लेकिन यहीं पर होता है कि खुद के बारे में तो इंट्रापर्सनल हो जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये दो में से एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है ज़्यादातर, कभी पूछ लेता है कि दूसरे के बारे में अगर समझ पा रही है तो क्या हो जाएगा, आपका इंटरपर्सनल बुद्धि हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा। अगर वो खुद के बारे में समझ पा रही है तो आपका इंट्रापर्सनल बुद्धि हो यानी इंटेलिजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 11 जो है आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य, समूह कार्य, चर्चाएं और वाद विवाद को शामिल करना चाहिए। ठीक है, अब तर्क जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, उसमें कहा गया कि अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र है। तो ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग जो होती है वो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से अलग नहीं है। बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि बच्चा किस इन्वायरमेंट से, और ये भी मैटर करता है, आपने देखा होगा कि विद्यालय का जो है इन्वायरमेंट कैसा है, विद्यालय का माहौल कैसा है, ये भी डिपेंड करता है बच्चे की लर्निंग को। तो आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे की जो लर्निंग हो रही है उसमें जो है इन्वायरमेंट का कोई भी रोल नहीं है या फिर जो है समाज का कोई भी रोल नहीं है। तो ये तो कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि उससे स्वतंत्र नहीं है बल्कि उसमें इंक्लूड है। बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यानी 50% जो है इन्वायरमेंट भी मैटर करता है बच्चे का ग्रो होने में। माना कि उसकी हेरिडिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहा है, उसको अच्छे मौके नहीं दिए गए हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं रही हैं, ध्यान नहीं दिया गया है, तो बच्चे का ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये कहना गलत हो जाएगा। अदर्शन जो था वो तो सही था, बट जो रीजन दिया गया वो क्या है, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो है दर्शन में कहा गया है कि अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य, समूह कार्य, चर्चाएं और वाद विवाद को शामिल करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। इसके द्वारा बच्चे का जो है ग्रो बहुत अच्छे से हो पाएगा, वो हर चीज़ के बारे में समझ पाएगा, उसमें डिस्कशन करने की क्षमता डेवलप होगी। ठीक है, तो ये तो बात सही है, और वो जो है किसी भी प्रकार की जो है वो हिचकेगा नहीं, सबके सामने अच्छे से अपनी बात को कह पाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा एक। तो अदर्शन सही था, रीजन गलत होगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, देखिए पहला आपका नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड हो जाएगा आपका, क्योंकि ए सही है और आर जो है वो गलत हो जाएगा। फोर्थ भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें कहा गया कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत और नृत्य में अच्छी होती हैं। यह कथन किसकी ओर इंगित करता है, यानी कि ये फाइनल कर दिया गया है कि जो लड़के हैं वो गणित में ही अच्छे होंगे, लड़कियां जो है वो संगीत और नृत्य में ही अच्छी होंगी। तो ये क्या दर्शा रहा है, जेंडर रूढ़िबद्धता है या फिर जेंडर समानता। तो जेंडर अगर समानता होती यहाँ पर तो कंपेयर नहीं किया जा रहा होता कि हाँ लड़के इस फील्ड में अच्छे हैं, लड़कियाँ इस फील्ड में अच्छी हैं।
लड़कियां भी जो है मैथ पढ़ सकती हैं, जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शकुंतलम। ठीक है, तो ये कहना गलत हो जाएगा कि मैथ में लड़के ही स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां नहीं। और ये भी कहना गलत होगा कि लड़कियां ही अच्छी म्यूजिकल मतलब म्यूजिक उनको अच्छे से गाना आता है, या फिर उनको संगीत में रुचि है, या फिर वो अच्छी डांसर हैं। लड़के भी हो सकते हैं, तो ये कहना गलत होगा। जेंडर साम्यता है, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, जेंडर रूढ़िबद्धता है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, क्योंकि एक पक्ष की तुलना दूसरे पक्ष से की जा रही है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां ही संगीत में बहुत अच्छी हो, उनको म्यूजिक बहुत अच्छी लगती हो। लड़के भी हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे डांसर बन सकते हैं। लड़कियां भी मैथ में बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो आंसर जो होगा वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्या है, एक जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा है। जहाँ पर भी एक पक्ष की तुलना दूसरे पक्ष से अगर हो रही है तो वहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप जो है हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगले पे चलते हैं 13 पे। 13 में कहा गया है कि विद्यार्थियों की विविध प्रकार की अधिगम जो है आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जो है आपको बताना है। तो पहला है, विषय वस्तु को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बट हमको क्या है, निगेटिव का निगेटिव आंसर देना है। विद्यार्थियों में जो है अधिगम और स्वनियमन कौशल विकसित करने चाहिए, ये भी बात सही है। बट हमको क्या है, निगेटिव आंसर देना, तो ये आपका नहीं होगा। विद्यार्थियों को निपुणता उन्मुख लक्ष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके सामाजिक संदर्भों के आधार पर नामीकरण यानी लेबल और वर्गीकरण कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। यही आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हम किसी भी प्रकार के बच्चे को किसी भी तरीके से जो है लेबलिंग नहीं कर सकते, अलग थलग नहीं कर सकते, ये जो है आप ध्यान रखिएगा। आप क्लासरूम में ये नहीं कर सकते कि हाँ आप जो है आप अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप इस ग्रुप में रहोगे, आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप इस ग्रुप में रहोगे, आपकी जो आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप इसमें हो, आप अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप इस फील्ड में हो, ऐसा आपको कहना, यानी आप इस जो है समूह में हो, ऐसा आप नहीं करोगे। क्लासरूम में जो है वर्गों में डिवाइड नहीं करोगे, आप बच्चे को लेबल नहीं करोगे, बल्कि क्या है, सभी को एक साथ इंक्लूड करोगे और सभी की लर्निंग जो है उसकी नीड के अनुसार आप ध्यान देते हुए बच्चे का प्रोग्रेस करवाओगे। तो आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यही आपको नहीं करना है। फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गतिविधि के दौरान अधिगम जो है अंतरों को समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये भी जो है क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन या फिर रचनात्मक आकलन, तो आपका सही है। सहपाठी आकलन ये भी है, स्व आकलन ये भी है, क्योंकि बच्चा जब खुद से एनालिसिस करेगा तो भी उसको समझ आएगा कि हाँ मेरे द्वारा कहाँ पर गलती हो गई, आखिर क्यों गलती हुई। ठीक है, वो नोटिस करेगा और नेक्स्ट टाइम ना होने के लिए कोशिश भी करेगा, तो ये तो सही है। सहपाठी आकलन ये भी बेस्ट है, क्योंकि जब बच्चे जो है कुछ लिख रहे होते हैं फिर आपस में डिस्कस करते हैं कि अच्छा ये वाला मेरा सही है, अच्छा इसमें तुम्हारा कौन सा सही है, आपस में वो जब डिस्कस करके आकलन कर रहे होते ये भी आपका बेस्ट होता है। रचनात्मक आकलन ये भी सही है, क्योंकि आप कोई भी एक्टिविटी के माध्यम से जो है आकलन कर पा रहे हो, असेसमेंट कर पा रहे हो। लेकिन मानकीकृत जो है ये आपका नहीं होगा, क्योंकि सभी के लिए आप एक जैसा रूल जो है वो फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता मे भी, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे तो होंगे नहीं, सबकी नीड अलग होगी, सबका सीखने का तरीका चेंज होगा, सबका इंटरेस्ट भी अलग अलग होगा। तो सभी का जो अगर तो आपको एनालिसिस करना है तो सभी के लिए आप एक जैसा रूल जो है फॉलो नहीं कर सकते, बल्कि क्या करना है, सभी की नीड के अनुसार जो है आप उनका असेसमेंट करोगे, तो वैसे ही आप एक्टिविटी का प्रयोग करोगे। तो आंसर जो होगा इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो नहीं कर सकते। मान के चलिए किसी बच्चे को अगर लिखने में प्रॉब्लम है, वो थोड़ा स्लो लिख रहा है, तो आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दोगे, ये नहीं कि, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लिखना बिल्कुल भी नहीं आता होगा, तो आप उनको जो है लिखने के लिए बाधित नहीं करोगे, बल्कि क्या है, मॉरल रूप से सुन लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस बच्चे को लिखने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, समस्या है, तो उसको आप एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे। आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें जो है कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, समालोचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग को समुन्नत करेगा, ये जो है बताना है। तो 523 को 62 से गुणा करो, तो ये इसका आंसर क्या है,
फिक्स आएगा। चाहे आप 5 बच्चों से करवाइए, चाहे आप 10 बच्चों से करवाइए, चाहे आप 50 बच्चों से करवाइए, आंसर इसका एक आने वाला है। हरियाणा कब एक स्वतंत्र राज्य बना? अगर आप इसको पूछेंगे 5 बच्चों से तब भी आंसर सेम है, 50 बच्चों से पूछेंगे तो भी आंसर सेम आने वाला है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? ये अगर आप पूछते हैं तो ये भी इसका आंसर एक फिक्स है। आप चाहे जितने बच्चों से पूछिए इसका आंसर चेंज नहीं होगा। लेकिन आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? अब इसमें क्या है, अगर आप 5 बच्चों से पूछ रहे हो तो 5 प्रकार के आंसर निकल के आएंगे। 10 बच्चों से पूछ रहे हो तो 10 जो है प्रकार के आंसर आएंगे। 50 बच्चों से पूछ रहे हो तो 50 प्रकार के आंसर निकल के सामने आएंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एक फिक्स आंसर नहीं है। अब इसके द्वारा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी बच्चे में। वो हर पक्ष के बारे में सोचेगा कि अच्छा हम अपने शहर को कैसे जो है जल भराव से बचा सकते हैं, कैसे इसकी समस्या से हम दूर हो सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग प्रकार का जो है अपना दिमाग लगाएगा, अलग अलग तरीके आपके सामने प्रेजेंट करेगा। तो आंसर होगा 4 ऑप्शन, क्योंकि इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। बच्चा हर पक्ष के बारे में सोचेगा, और जहाँ पर बच्चा हर पक्ष के बारे में सोच पा रहा है यानी कि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पा रही है। जिसका फिक्स आंसर होता है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती, क्योंकि उसको सिंपली एक जो है रूल पे जाना है और उसका आंसर एक सेम होने वाला है। तो आंसर जो होगा वो उसमें क्या है, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग 15 से, यानी आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए। कल हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे क्योंकि ये पेपर 2 के हैं। थोड़ा सा आपको हाई लेवल का मिलता है पेपर 2, इस वजह से हमको क्या करना है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन करने हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। सिलेबस सेम है, पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है, और कभी कभी पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। डेली 3 बजे आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। 3 बजे डेली मेरे साथ ज्वाइन होइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट भी मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।